दोस्तों, नवंबर 19 से 25 वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है। इस मौके पे हम आपको ऐसी धरोहर के बारे में बताएंगे जिसके महत्व ने उसका नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। दोस्तों, भारत में कई ऐसे किले एवं उद्यान हैं जिन्हें विश्व विरासत में जगह मिली है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इस सूची में शामिल होने की क्षमता रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कोई भी आज तक भेद न सका। सुरक्षा व स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। तारागढ़ किला राजस्थान के अजमेर जाने पर ऐसा लगता है मानो तारागढ़ हमें बुला रहा हो। यह अपने गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। और मुगल बादशाह अकबर ने तो इसकी श्रेष्ठता भांपकर अजमेर को अपने साम्राज्य का सबसे बड़ा सूबा बनाया था। तारागढ़ जिसके भी अधीन रहा, वे दुर्ग के द्वार पर कभी युद्ध नहीं हारा। ये किला 1885 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर 2 वर्ग मील पर फैला हुआ है। यह ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि दूर से भी इस किले का दीदार किया जा सकता है। इसकी बनावट को देखकर सुखद अनुभव होता है। इसके चारों तरफ देखें तो एक और गहरी खाई और दूसरी तरफ लगातार 3 पर्वत श्रृंखलाएं, तीसरी तरफ सीधी ढलान और चौथी ओर अजमेर शहर का सुंदर एवं रमणीय दृश्य देखने को मिलता है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसकी तुलना जिब्राल्टर से की तो जानते हैं जिब्राल्टर क्या है। जिब्राल्टर यूरोप के दक्षिण छोर पर भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक स्वशासित ब्रिटिश क्षेत्र है। जिब्राल्टर ऐतिहासिक रूप से ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। जिब्राल्टर चट्टानीय प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। यहाँ कई प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के चौहान राजा अजय राज द्वितीय ने 1033 ईस्वी में बनवाया था। सन 1505 में मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज ने इस पर अधिकार किया तथा अपनी रानी ताराबाई के नाम से दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। तारागढ़ की प्राकृतिक सुरक्षा एवं अपने अनूठे स्थापत्य के कारण ही मुगल साम्राज्य ने इसे अपना सबसे बड़ा सूबा बनाया, जिसमें उस समय 60 सरकारें एवं 197 परगने थे। तारागढ़ का स्थापत्य अनूठा है। दुर्ग की विशेषता दुर्ग को ढकने वाली वर्तुलाकार दीवार है। ऐसा भारत के किसी भी दुर्ग में नहीं है। इसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार है जिसकी बनावट भी ऐसी कि बाहर से आने वाले दुश्मनों को पंक्तिबद्ध करके आसानी से उनका सफाया किया जा सकता है। मुख्य द्वार को ढकने वाली दीवार में भीतर से गोलियां एवं तीर चलाने के लिए 50 सुराख हैं। किले के चारों तरफ 14 बुर्ज हैं जिन पे मुगलों ने तोपें बैठा दी थी। इन्हीं बुर्जों ने तारागढ़ किले को अजेय बना दिया। इसीलिए तारागढ़ जिसके पास भी रहा वो दुर्ग के द्वार पर कभी भी युद्ध नहीं हारा। सबसे ज्यादा युद्धों के साक्षी इस दुर्ग का भाग्य मैदानी लड़ाई के निर्णय के अनुसार ही बदला रहा। तारागढ़ के 14 बुर्जों का विशेष महत्व था। बड़े दरवाजे से पूरब की ओर 3 बुर्ज हैं, घूंघट बुर्ज, गोमती बुर्ज तथा खोटी बुर्ज। घूंघट बुर्ज दूर से दिखाई नहीं देती। बुर्ज की इसी प्रकार की संरचना युद्ध के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बुर्ज के अलावा दुर्ग में 2 किलोमीटर लंबी दीवार भी इसकी विशेषता है। इस दीवार पर 2 घुड़सवार आराम से साथ साथ दौड़ सकते हैं। कहते हैं पहले पूरा शहर इसी परकोटे के भीतर रहता था, लेकिन इसे तारागढ़ का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। 1832 से 1920 के बीच अंग्रेजों ने इसमें व्यापक तोड़फोड़ की, जिसके परिणाम स्वरूप तोरण द्वार, टूटी फूटी बुर्जों, मीरान साहब की दरगाह आदि के अलावा आज कुछ भी शेष नहीं है। इस किले में एक प्रसिद्ध दरगाह है एवं 7 पानी की झालरें भी बनी हुई हैं। शाहजहां के बेटे दारा शाह एवं औरंगजेब के बीच सन 1659 में यही युद्ध हुआ, जिसमें दारा शाह को बंदी बना लिया गया एवं बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद ही हिंदुस्तान का तख्त औरंगजेब के हाथ में आया। वैसे तो भारत में हर किले का अपना एक अलग इतिहास है जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, परंतु तारागढ़ किले का भी अपना एक महत्व है। सैकड़ों युद्ध और एक भी युद्ध में इस किले में रहने वाले राजा ने हार का मुंह नहीं देखा। आशा करता हूं कि तारागढ़ किले के इतिहास के बारे में जानकर आप लोगों को अच्छा लगा। पिथौरागढ़ भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख शहर है। पिथौरागढ़ का पुराना नाम सौर घाटी है। सौर शब्द का अर्थ होता है सरोवर। यहाँ पर माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे। दिन प्रतिदिन सरोवरों का पानी सूखता चला गया और यहाँ पठारी भूमि का जन्म हुआ। पठारी भूमि होने के कारण इसका नाम पिथौरागढ़
पड़ा। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहाँ राय पिथौरा की राजधानी थी, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। पिथौरागढ़ उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में अल्मोड़ा एवं उत्तर पश्चिम में चमोली जिले से घिरा हुआ है। पिथौरागढ़ पर अधिकांश चंद राजाओं का ही शासन रहा है। 1790 में जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो उन्होंने चंद्रवंश के राजा महेंद्र चंद्र को हराकर ये किला जीता। सन 1791 से 92 के मध्य गोरखाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए इस किले को और मजबूत बनाया। यह किला पिथरोटा गांव की चोटी पर स्थित है। 6.5 एकड़ में फैला यह किला अभी 8 कमरों से युक्त है। सुरक्षा की दृष्टि से किले की चारों तरफ मजबूत दीवारें बनाई गई हैं, जिनकी लंबाई 88.5 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है और ऊंचाई 8 फीट 9 इंच है। किले की मोटी दीवारों की चौड़ाई 5 फीट 4 इंच है। दीवारें मोटे कठुआ पत्थर की हैं और चुनाई चूने और गारे से की गई है। किले में प्रवेश हेतु मात्र 2 दरवाजे हैं। अंदर छोटे बड़े मिलाकर वर्तमान में 15 कमरे हैं। किले के चारों तरफ सुरक्षा हेतु लंबी बंदूकें चलाने के लिए 152 छेद मचान बनाए गए हैं। पिथौरागढ़ पर 1815 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और उन्होंने इसका नाम बावलीगढ़ से बदलकर लंदन फोर्ट रख दिया। इस किले में 1881 से ही एक तहसील चलाई जा रही है, जो वर्तमान समय में भी चल रही है। वर्तमान में इस किले को हेरिटेज प्लेस घोषित करने की वजह से इसका पुनः जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 16वीं शताब्दी के इतिहासकार के अनुसार कालिंजर शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में केदार राजा ने की थी, लेकिन चंदेला शासकों के समय में इस किले को पहचान मिली। किंवदंतियों के अनुसार कालिंजर किले की स्थापना चंदेला राजाओं ने की थी और इसी से उन्होंने कालिंजरापति की उपाधि भी धारण की थी। कालिंजर किले के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि इस किले के तार पौराणिक काल से भी जुड़े हुए हैं। बुंदेलखंड के बांदा जिले से करीबन 55 किलोमीटर दूर कालिंजर में स्थित यह फोर्ट कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस किले में घूमने में तकरीबन 2 दिन लग जाता है। बाहर से देखने पर यह किला एकदम पहाड़ जैसा है, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद इसकी विशालता आपको आश्चर्य में डाल देगी। विंध्याचल की पहाड़ियों से 800 मीटर की ऊंचाई पर यह किला स्थित है। कहा जाता है कि इस किले में कई सौ सालों तक चंदेलों का शासन रहा और ये किला अपने अंदर कई रहस्य भी समेटे हुए है। इसे अलग अलग कालों में कई अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंगलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से यह किला विद्यमान है। कहा जाता है भगवान शंकर ने यहाँ पर कालकूट विष पीकर शांति प्राप्त की थी। कालिंजर अर्थात जिसने समय पर विजय पा ली हो। काल अर्थात समय एवं जय अर्थात विजय। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सागर मंथन उपरांत भगवान शिव ने सागर से उत्पन्न हलाहल विष का पान कर लिया था एवं अपने ही कंठ में इसे रोक लिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, अतः वह नीलकंठ कहलाए। तब वह कालिंजर आए और उन्होंने यहाँ पर काल पर विजय प्राप्त की। इसीलिए कालिंजर स्थित भगवान शिव के मंदिर को नीलकंठ महादेव मंदिर भी कहा जाता है। तभी से इस क्षेत्र को एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पे एक स्वयंभू शिवलिंग भी है। मान्यता है कि महाभारत के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने इसी मंदिर के कोटि कुंड में स्नान करके वह पाप मुक्त हुए थे। पद्म पुराण में इसकी गिनती 7 पवित्र स्थानों में की गई है तथा मत्स्य पुराण में इसे एक अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया है। मंदिर के ऊपर जल का एक प्राकृतिक स्रोत भी है, जिसके द्वारा शिवलिंग का निरंतर अभिषेक होता रहता है। बुंदेलखंड का ये क्षेत्र अपने सूखे के लिए भी जाना जाता है, पर कितना भी सूखा क्यों न पड़े, यह जल स्रोत कभी सूखता नहीं है। ऐसा भी माना जाता है कि शिवलिंग पर उकेरे गए भगवान शिव की प्रतिमा के गले को स्पर्श करने पर यह हमेशा ही मुलायम प्रतीत होता है। ऊपरी भाग स्थित जल स्रोत के लिए पर्वत को काटकर 2 कुंड बनाए गए हैं, जिन्हें कर्कारोहण कुंड भी कहा जाता है। इसी कुंड के नीचे चट्टानों को तराश कर भगवान काल भैरव की एक सुंदर प्रतिमा भी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग के पास भगवती पार्वती एवं काल भैरव की सुंदर प्रतिमाएं भी हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ ही बहुत सारे देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं भी उकेरी गई हैं। इस दुर्ग में राजा महल एवं रानी महल जैसी सुंदर महल भी हैं। इस किले में एक जलाशय भी है, जिसे पाताल गंगा कहते हैं। यहाँ के पांडु कुंड से निरंतर जल टपकते रहता है,
जिसकी वजह से यह कुंड भरता है। पहले यहाँ पर हजारों शिव भक्त रहकर तपस्या किया करते थे एवं पाताल गंगा नीचे से बहने की वजह से यह कुंड भरता है। दुर्ग के दक्षिण मध्य भाग में मृगधारा बनी हुई है। यहाँ पर चट्टानों को काट छाट कर 2 कमरे बनाए गए हैं। इनमें से एक कमरे में 7 हिरणों की मूर्तियां हैं, जिनमें से निरंतर मृगधारा का जल प्रवाहित होता रहता है। इसे लोग सप्त ऋषियों से जोड़कर देखते हैं। इसके अलावा महल में सीता कुटीर नामक एक छोटा सा कमरा भी है, जिसमें एक पत्थर का पलंग एवं पत्थर की तकिया भी है, जिसे प्राचीन काल में एकांतवास के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। और मान्यता है कि यहाँ पर रामायण में सीता ने विश्राम किया था। यहाँ पर एक छोटा सा कुंड भी है, जिसे सीता कुंड कहा जाता है। किले में बुढ़ा बूढ़ी ताल का जल औषधीय गुणों से युक्त है। इसके जल में स्नान करके स्वास्थ्य लाभ उठाया जाता था। कहा जाता है कि इसके जल में स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है एवं मान्यता है कि इसके जल में स्नान करने से कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। मान्यता है कि चंदेल राजा कीर्तिवर्मन का कुष्ठ रोग भी इसी जल में स्नान करने से दूर हुआ था। इस दुर्ग में 7 दरवाजों से प्रवेश किया जा सकता है। इसमें प्रवेश करने का प्रथम द्वार सिंह द्वार है, यही इसका मुख्य द्वार भी है। इसके दूसरे द्वार को गणेश द्वार, तीसरे द्वार को चंडी द्वार एवं चौथे द्वार को स्वर्गारोहण द्वार भी कहते हैं। इस दरवाजे के पास एक कुंड भी है, जिसे भैरव कुंड भी कहा जाता है। किले का 5वां द्वार बहुत ही कलात्मक ढंग से बनाया गया है तथा इसका नाम हनुमान द्वार है। इस दरवाजे को बहुत ही कलात्मक ढंग से सजाया गया है तथा यहाँ से चंदेल वंश से जुड़े हुए बहुत सारे शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। छठे दरवाजे को लाल दरवाजा कहते हैं तथा इसके पास ही हमीर कुंड स्थित है। 7वें दरवाजे को महादेव दरवाजा भी कहते हैं। इस किले में मुगलों द्वारा बनवाए गए बहुत से दरवाजे हैं, जैसे कि चौबुर्जी दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, बुद्ध दरवाजा एवं 12 दरवाजा जैसे अन्य दरवाजे भी हैं। 9वीं शताब्दी में कारेंजर किला चंदेल साम्राज्य के अधीन हो गया और यहीं से इसका ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी तक चंदेल राजाओं का इस किले पर आधिपत्य रहा। कहा जाता है कि सबसे लंबे समय तक चंदेलों ने पूरे 600 सालों तक इस किले पर राज किया। जब चंदेल शासक इस किले पर आए तब इस किले पर कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी और हुमायूं जैसे लोगों ने आक्रमण किया, पर वह सफल न हो सके। यह वही किला है जहां पर 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु इस किले को जीतने के दौरान हो गई थी। इस किले पर अकबर ने 1569 में विजय हासिल की और विजय करने के पश्चात उन्होंने यह किला बीरबल को उपहार स्वरूप में दे दिया। बीरबल के बाद यह किला बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। इसके बाद किले पर पन्ना के हरदेव सिंह शाह का कब्जा हो गया। 1812 में यह किला अंग्रेजों के अधीन हो गया। इस किले का मुख्य आकर्षण नीलकंठ महादेव मंदिर, बुड्ढा बुड्ढी ताल, पांडव कुंड एवं भगवान काल भैरव की प्रतिमा है। यहाँ पर सीता सेज, पाताल गंगा, पांडव कुंड, बुड्ढा बुड्ढी ताल, भगवान सेज, भैरव कुंड, मृगधारा, कोटि तीर्थ व बलखंडेश्वर, चौबे महल, जजोतिया बस्ती, शाही मस्जिद, मूर्ति संग्रहालय, बाऊ चौक मकबरा, रामकोटी ताल, भरचा ताल, मजार ताल, राठौर महल, रनिवास व ठाकुर सिंह संग्रहालय, बेला ताल, सांगरबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा एवं हुमायूं की छावनी आदि दर्शनीय जगहें भी हैं। इस किले के निर्माण का सही साक्ष्य तो नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं कि इसका निर्माण चंदेल वंश के स्थापक चंद्रवर्मा द्वारा कराया गया था। कुछ इतिहासकार के मुताबिक इस दुर्ग का निर्माण केदार वर्मन द्वारा 2री शताब्दी में कराया गया था। कुचेसर का किला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कुचेसर गांव में स्थित है। सारी आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण यह किला आपको सारे राजसी सुख का अनुभव कराएगा। भारत की पुरानी धरोहरों में से एक यह सबसे शानदार विरासत है जो अब तक अपनी चमक को बरकरार रखे हुए है। राव राजबिलास के नाम से जाने जाने वाला यह किला 8वीं शताब्दी का किला है। यह पौराणिक धरोहर अजीत सिंह के परिवार की पैतृक संपत्ति है, जिनकी कुचेसर में रियासत थी। सन 1734 में बना यह किला चारों ओर से 100 एकड़ में फैले आम के बागों से घिरा हुआ है। सन 1998 में फिर से नीमराना होटल की देखरेख में इसकी मरम्मत की गई। जाट शासकों द्वारा बनाया गया यह किला होटल मड किले के नाम से विश्व प्रसिद्ध है।
यह किला कई सालों तक मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भी रहा। अंत में इसे मुगल शासकों द्वारा जाट परिवार अजीत सिंह के परिवार को दान कर दिया गया और तब से यह उनकी पैतृक संपत्ति है। इस किले के कई हिस्सों में आपको मुगल आर्किटेक्चर की भी झलक दिखाई देगी। किले के चारों ओर घने हरे फार्म है। यह किला ब्रह्मभट्ट ब्राह्मणों जो कुचेसर के राजकवि हुआ करते थे उनके लिए भी लोकप्रिय है। इस किले को बिल्कुल ही नए और आकर्षक धरोहर के रूप में तब्दील कर दिया गया है, जिसे लोग भारत का सबसे शानदार मड फोर्ट होटल के नाम से जानते हैं। इस होटल वाले किले में ब्रिटिश और पुराने काल के तत्व अभी भी वैसे ही बरकरार हैं और इन सब के साथ ही यह किला भारतीय परंपरा के अनुसार अपनी मेहमान नवाजी के मंत्र अतिथि देवो भवः को कायम रखता है। गंगा के तट पर घास के हरे भरे मैदानों के बीच बसे इस किले का दृश्य देखते ही बनता है। यह किला अपने अतिथियों को जो भारत के पूर्व गौरव का अनुभव लेना चाहते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भारत के वो सारे आकर्षक अनुभवों का एहसास कराता है। इस किले की खास बात यह है कि यहाँ आप अपनी औपचारिक बैठक भी आयोजित कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल का इंतजाम भी है, जहाँ ऑडियो वीडियो दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अदोनी दुर्ग समुद्र तल से 435 मीटर की ऊंचाई पर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अदोनी 3 पहाड़ों पर स्थित है जो एकजुट है। इसमें अनियमित किले की एक श्रृंखला है जो एक दूसरे पर ढका हुआ है। इसके बनाए रखने के लिए लगभग 30,000 पुरुषों की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। पहाड़ों पर किलेबंदी अक्सर कमजोर होती है। इसके उत्तर में अदोनी नामक पहाड़ी है, जिसकी वजह से इस किले का नाम अदोनी पड़ा है। इस किले की अनियमितता ही इस किले की सबसे बड़ी कमजोरी है। 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के मध्य में अदोनी विजयनगर साम्राज्य का एक किला शहर था। यह विजयनगर के एक शक्तिशाली अभिभाज्य वर्ग अलियाया राम राय के रिश्तेदारों द्वारा आयोजित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के पतन पर लगभग 1558 से अदोनी का नियंत्रण अली आदिल शाह प्रथम बीजापुर सल्तनत के 5वें सुल्तान के हाथ में आया। 1564 में मोहम्मद शासकों ने अदोनी किलों को बीजापुर सल्तनत से जीत लिया। 1688 से 1678 के समय दरमियान एक धनी हस्बी जो अदोनी शासकों के राजाओं के अधीन एक सामान्य सेवक था, उसने अदोनी किले की सुरक्षा के लिए इसके आसपास के जंगलों को कटवाया। 1688 में मुगल के फिरोज जांग ने अदोनी पर हमला किया और सामान्य सिद्दी मसूद ने अपने दरबारियों और परिवार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। 1786 में अदोनी को एक महीने तक अताइयों द्वारा घेर लिया जाने के कारण इसका फायदा मैसूर राज्य के टीपू सुल्तान ने उठाया और इस पर कब्जा कर लिया। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की अंग्रेजों को हाथ मृत्यु होने के पश्चात यह किला अंग्रेजी हुकूमत के हत्थे चढ़ गया। अदोनी का किला 1817 में हुए तीसरे मराठा एल्गा युद्ध की शुरुआत का गवाह बना और 1867 में अदोनी और बेल्लिन नगर परिषद का निर्माण किया गया। 1878 से 1876 के बीच एक गंभीर एल नीनो अकाल में अदोनी के आसपास के इलाकों की आबादी 1/3 आबादी खो गई थी। 1953 में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के बाद अदोनी के आंध्र प्रदेश के हिस्से के रूप में अपनी वर्तमान सीट प्राप्त हुई। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार अदोनी की आबादी 1,66,537 थी, जो इसे आंध्र प्रदेश का 16वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनाती है। किले के बारे में असीरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक गांव है। असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला बहुत प्रसिद्ध है। असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत की गुणगाथा का गान मुक्त कंठ से कर रहा है। इसकी तत्कालीन अपराजितता स्वयं सिद्ध होती है। इसकी गणना विश्व के विख्यात उन किलों में की जाती है जो अब तक जीते नहीं जा सके हैं। इतिहासकारों ने इसका बाबे दक्खन और कलोल ए दक्खन के नाम से उल्लेख किया है, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण का द्वार खुल जाता था और विजेता का संपूर्ण खानदेश क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित हो जाता था। इस किले को किसने और कब बनाया, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं। वीर योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के अमृत की गाथा से संबंधित इसे अश्वत्थामा की पूजा श्री बताते हैं। कुछ इतिहासकार इसे रामायण काल से भी जोड़कर देखते हैं।
प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम के कथानुसार इसका निर्माण आसा अहिर नाम के एक व्यक्ति ने कराया था। आसा अहिर के पास हजारों की संख्या में पशु थे। उनकी सुरक्षा हेतु ऐसे ही सुरक्षित स्थान की आवश्यक थी। कहते हैं कि वह इस स्थान पर 15वीं शताब्दी में आया था। वह इस स्थान पर ईंट, मिट्टी, चूना और पत्थरों की दीवार बनाकर रहने लगा। इस तरह आसा अहिर के नाम से यह किला असीरगढ़ नाम से प्रसिद्ध हो गया। असीरगढ़ कुछ समय के लिए चौहान वंश के राजाओं के आधिपत्य में भी रहा, जिसका उल्लेख राजपूताना के इतिहासकारों ने संदर्भ में किया है। कुछ समय के बाद असीरगढ़ किले की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, जिसके फिरोज शाह तुगलक के एक सिपाही मलिक खां के पुत्र नसीर खां फारूकी को असीरगढ़ की प्रसिद्धि ने प्रभावित किया। वह बुरहानपुर आया। उसने आसा अहिर से भेंट की और परपंच रचते हुए आसा अहिर को यह विश्वास दिलाया कि उसके लोग उसे परेशान करते हैं, और आसा अहिर ने उसे अपने यहाँ रहने की अनुमति दे दी। पहले तो उसने कुछ डोलियों में अपने लोगों को भिजवाया, उसके बाद उसने अन्य कुछ डोलियों में सिपाही भिजवाए। जैसे ही वह उस डोलियाँ किले में पहुंची तो उन्होंने कत्लेआम करके उस किले को हथिया लिया और उस पर फारूकी वंश का आधिपत्य हो गया। आदिल शाह फारूकी के देहांत के बाद असीरगढ़ का किला बहादुर शाह के अधिकार में आ गया। इसकी कीर्ति बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची थी। बादशाह अकबर इस किले को जीतने के लिए इतने लालायित थे कि वह इस पे आक्रमण करने की नीति बनाने लगे। बहादुर शाह एक दूरदृष्टि वाला राजा नहीं था, पर जैसे ही बहादुर शाह फारूकी को इसकी बात की सूचना मिली, उसने अपनी सुरक्षा के लिए किले में ऐसी शक्तिशाली व्यवस्था की कि 10 वर्ष तक किले घिरा रहने पर भी बाहर से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी। सम्राट अकबर ने असीरगढ़ पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया एवं किले के सारे रास्ते बंद कर दिए। वह किले पर रात दिन तोपों से गोलीबारी करने लगा था। इस प्रकार युद्ध का क्रम निरंतर चलता रहा, परंतु अकबर को हर बार असफलता ही मिली। वह 6 महीने तक इस किले को जीतने के लिए इसके नीचे डेरा डालकर रहा और अकबर ने अंत में हार कर बहादुर शाह से मिलने की विनती की, और बहादुर शाह जब उससे मिलने आया तो उसके एक सिपाही ने उस पे पीछे से हमला कर दिया। इस प्रकार उनकी सेनाओं के बीच टकरार हुआ और अंत में 17 जनवरी सन 1601 में असीरगढ़ के किले पर अकबर को विजय प्राप्त हुई। अकबर की सेना ने बहादुर शाह के पुत्रों को बंदी बना लिया और बहादुर शाह फारूकी को ग्वालियर के किले में और उनके पुत्रों को अन्य किलों में रखने के लिए भिजवा दिया। अकबर के शासनकाल के पश्चात यह किला सन 1760 से 1819 ईस्वी तक मराठों के अधिकार में रहा। मराठों के पतन के पश्चात यह किला अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया था। सन 1904 से यहाँ अंग्रेजी सेना निवास करती थी। असीरगढ़ का किला 3 विभागों में विभाजित है। ऊपर का भाग असीरगढ़, मध्य भाग कमरगढ़ और निचला भाग मलेगढ़ कहलाता है। इस किले तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते बताए गए हैं। एक रास्ता पूर्व दिशा में जो सरल सीढ़ियां रास्ता है और दूसरा रास्ता उत्तर दिशा में जो अत्यंत कठिन है। उत्तर दिशा का मार्ग बहुत ही कष्टदायक है। यह एक खाई के पास समाप्त होता है। यहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है जो मदार दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। पर नीचे से देखने पर इसकी चढ़ाई बहुत ही कष्टदायक लगती है, पर इसके ऊपर चढ़ने के बाद इसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण देख के हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। इस दरवाजे के सामने एक काली चट्टान है जिस पर अकबर, दानियाल, औरंगजेब और शहंशाह के 4 शिलालेख फारसी भाषा में स्थापित हैं। इन शिलालेखों पर किले के किलेदारों पर विजय प्राप्त करने वालों और सूबेदारों के नाम के साथ अन्य वर्णन अंकित हैं। सुरक्षा की दृष्टि से किले के ऊपर छोटी छोटी तोपें भी स्थापित की गई हैं। असीरगढ़ के ऊपर से असीरगढ़ की जामा मस्जिद साफ दिखाई देती है। यह मस्जिद पूर्णतः काले पत्थरों से फारूकी वंश द्वारा निर्मित की गई है। यह मस्जिद बुरहानपुर की जामा मस्जिद से 5 वर्ष पूर्व निर्मित करवाई गई थी। यह इस मस्जिद की लंबाई 935 फुट और चौड़ाई 40 फुट है। इसकी छत 50 स्तंभों पर आधारित है। किले के उत्तरी पूर्वी भाग में एक अति प्राचीन मंदिर स्थापित है। यह मंदिर महाभारत कालीन अश्वत्थामा का पूजा स्थल बताया जाता है। मंदिर के बाहर नंदी विराजमान है और उसके सामने शिवलिंग व मूर्तियां हैं। इस मंदिर में एक गुप्त रास्ता है जो यहाँ पर स्थित एक तालाब में जाता है। अचलगढ़ का किला राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नगर में स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। दिलवाड़ा के मंदिरों से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह किला और मंदिर स्थित है। राजस्थान में आबू के निकट अवस्थित अचलगढ़ पूर्व मध्यकाल में मालवा के परमार राजाओं की राजधानी रहा है। अचलगढ़ किले का निर्माण 14वीं सदी में परमार राजाओं ने कराया था, मगर युद्ध और अन्य कारणों से किला कुछ कमज़ोर हो गया था। इसलिए 1452 में
मेवाड़ के राजा कुम्भा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और इन्होंने ही इसका नाम अचलगढ़ रखा, जिसे आज हम अचलगढ़ का किला के नाम से जानते हैं। इस किले में 2 दरवाजे हैं, एक किले की बाहरी परिसर में प्रवेश के लिए और दूसरा आंतरिक परिसर में प्रवेश के लिए। किले के अंदर ही अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके अंदर एक जैन मंदिर भी है जो संभवतः 1513 में बनाया गया था। भारत सरकार की देखरेख में आने से पहले यह मेवाड़ राज्य की देखरेख में था। परमारों और चौहानों के इष्ट देव अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर अचलगढ़ में ही है। पहाड़ी के तल पर 15वीं सदी में बना अचलेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, कहा जाता है यहाँ पर शिव के पैरों के निशान हैं। इसके नज़दीक ही 16वीं सदी में बने काशीनाथ जैन मंदिर भी है। अचलगढ़ से प्राप्त एक शिलालेख से आबू के परमारों एवं सोलंकियों के इतिहास का अभिज्ञान होता है। इस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि दिलवाड़ा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर के निर्माताओं यथा वस्तुपाल और तेजपाल ने जैन होने पर भी कई शिव मंदिरों का उद्धार कराया था। आगरा का किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर से 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल मौजूद है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। वह यहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजाना, संपत्ति व टकसाल थी। यहाँ विदेशी राजदूत, यात्री व उच्च पदस्थ लोगों का आना जाना था। इसका विवरण 1080 ईसा पूर्व में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 ईसा पूर्व में करवाई। वह इसी किले में रहा था। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईसा पूर्व में अपनी राजधानी बनाया और वह यहीं से भारत का शासन करने लगा। उसकी मृत्यु इसी किले में 1517 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी को 9 वर्ष तक संभाला और 1526 ईसा पूर्व में पानीपत की प्रथम लड़ाई में वह मारा गया। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति भर भी। इस संपत्ति में ही एक हीरा था जिसे बाद में कोहिनूर का नाम दिया गया। तब इसी किले में इब्राहिम लोदी के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक बावली बनवाई। सन 1530 में यहीं हुमायूं का राज तिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम के शेरशाह सूरी से हार गया था। वह किले पर उसका कब्जा हो गया। उस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्ष तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 ईसा पूर्व में पानीपत की दूसरी लड़ाई में वापस पा लिया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने 1558 में इसे दोबारा बनवाने का निश्चय किया। वह यहाँ आया। उसके प्रमुख इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह मूलतः ईंटों का किला था जो पहले बहुत ही खस्ता हालत में था। तब इसका पुराना नाम बादलगढ़ था। अकबर ने इसे लाल बलुआ पत्थरों से बनवाया। आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थरों का पदम लगाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। शाहजहां ने ही आगरा को वर्तमान रूप में पहुंचाया। अपने पुत्र औरंगजेब के द्वारा वह इसी किले में बंदी बनाया गया था। कहते हैं कि उसकी मृत्यु इसी किले के मोहम्मद बुर्ज से ताजमहल का दीदार करते हुए हुई। यह किला भारतीय के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का गवाह भी बना। आगरा के किले को वर्ष 2004 में बेस्ट वास्तु पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय डाक विभाग ने 28 नवंबर 2004 को इस महान क्षण को अंकित करने के लिए एक डाक टिकट भी निकाला। आमेर दुर्ग, जिसे आमेर का किला या आम्बेर का किला भी कहा जाता है, भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह पर्वतीय दुर्ग है। यह किला अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर मूठा झील के किनारे बसा हुआ है। के 2 किलोमीटर दूर जयगढ़ का दुर्ग है। जयगढ़ के दुर्ग को आमेर किले का ही एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि जयगढ़ का दुर्ग आमेर के किले से 2 किलोमीटर लंबे गुप्त मार्ग से जुड़ा हुआ है।
किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों एवं संगमरमर से किया गया है। कहा जाता है आमेर का कस्बा मूल रूप से स्थानीय मीणाओं द्वारा बसाया गया था, जिस पर कालांतर में कछवाहा राजपूत मान सिंह प्रथम ने राज किया व इस दुर्ग का निर्माण करवाया। बाद में मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई राजा जय सिंह ने इसके निर्माण में योगदान दिया। यह दुर्ग व महल अपने कालांतर विशुद्ध हिंदी वास्तु शैली के खटकों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीरों, द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। किले को यह नाम यहाँ के समीप में स्थित चील के टिले नामक पहाड़ी पर स्थित अंबिकेश्वर मंदिर से मिला है। अंबिकेश्वर नाम भगवान शिव के उस रूप का नाम है जो इस मंदिर में स्थित है। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार लोगों का कहना है कि इस किले को यह नाम भगवान दुर्गा के पर्यायवाची शब्द अम्बा से मिला है। इसके अलावा इसे अम्बावती, अमरपुरा, अंबर, अम्रदादी एवं अमरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किले में दीवाने आम, दीवाने खास व शीश महल जैसी आकर्षक वास्तुएं हैं। शीश महल आमेर के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। कहा जाता है कि इसमें आईने इस प्रकार से लगाए गए हैं कि अगर हॉल के बीच में एक मोमबत्ती जलाई जाए तो ये पूरे हॉल को हल्का प्रकाश प्रदान कर सकती है। महल का एक और आकर्षण का केंद्र चमत्कारिक फूल है, जो एक मार्बल का बना हुआ है जिसे 7 अद्भुत तरीकों से बनाया गया है, जो देखने वाले का मन मोह लेती है। 2013 में आयोजित हुए विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में राजस्थान के 5 अन्य दुर्गों सहित आमेर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। हाल ही में किए गए आर्कियोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट के सर्वे के अनुसार आमेर के दुर्ग को देखने के लिए प्रतिदिन 5000 से भी ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 33 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा के तट पर विंध्याचल के दक्षिण पश्चिमी पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसका प्राचीन नाम लुवच्छगिरी है। 1974 तक ये झांसी जिले के अंतर्गत आता था। गुप्त, गुर्जर, प्रतिहार, गौड़, मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों के काल में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। 8वीं से 17वीं शताब्दी तक यह स्थान जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। पहले प्रतिहारों और बाद में चंदेलों ने इस पर शासन किया। देवगढ़ में ही बेतवा के किनारे 41 जैन मंदिर बनाए गए थे, जिनमें से 31 ही अभी दर्शनीय है। यहाँ 19 मान स्तंभ और दीवारों पर उत्कीर्ण 200 अभिलेखों सहित कुल 500 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जैन मंदिरों के ध्वजा विशेष यहाँ बहुतायत में विद्यमान है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर भी यहाँ दर्शनीय है। यहाँ प्रतिहार, कुलचिरी और चंदेलों के शासनकाल की प्रतिमाएं और अभिलेख बिखरे पड़े हैं। पुरातत्व की दृष्टि से देवगढ़ जग प्रसिद्ध है। यहाँ बिखरी हुई मूर्तियों को इकट्ठा करके एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। देवगढ़ पुरातत्व की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ आइसलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित एक दशावतार मंदिर भी है, जिसे पंचतम मंदिर के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में बना यह मंदिर प्राचीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। गंगा और यमुना के आकर्षक चित्र मंदिर में प्रवेश द्वार पर उकेरे गए हैं। ये प्रवेश द्वार मंदिर के गर्भगृह तक जाता है। मंदिर की दीवारों के साथ बने गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण तपस्या और अनंत स्याही विष्णु पैनल विष्णु पुराण के दृश्यों को दर्शाते हैं। मंदिर के निचले हिस्से में बनी मीनारें खासी आकर्षक है। जौनपुर, जो सिराज हिंद के नाम से मशहूर है, भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर एवं लोकसभा क्षेत्र है। मध्यकाल में 37 शासकों की राजधानी रहा जौनपुर वाराणसी से 58 किलोमीटर दूर है और यह गोमती नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है। गुप्तकालीन मंदिर भी यहाँ पे पाए जाते हैं तथा गुप्त मुद्राओं के संग्रह की मिलने की खबर भी मिल चुकी है, जिससे ऐसा लगता है कि गुप्त काल में यह नगर व्यापार का केंद्र रहा होगा। ऐसा भी माना जाता है कि जौनपुर की स्थापना लगभग 11वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन गोमती नदी के बाढ़ ने इसे नष्ट कर दिया। फिर 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद की याद में इस शहर की स्थापना की थी। सुल्तान मोहम्मद का वास्तविक नाम जौना खान था, इसी कारण से इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। फिरोज शाह तुगलक का किला अब भी यहाँ पर मौजूद है। 1394 के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को सरकी साम्राज्य के रूप में स्थापित किया और यही सरकी वंश के स्वतंत्र राज्य की राजधानी भी रहा। सरकी शासक कला प्रेमी थे। उनके काल में यहाँ अनेक मकबरों, मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया गया। यह शहर मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा का केंद्र के रूप में जाना जाता है।
जौनपुर शहर में गोमती तट पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह ने 1362 में कराया था। इस दुर्ग के भीतर फाटक 26.5 फीट ऊंचा तथा 16 फीट चौड़ा है। केंद्रीय फाटक 36 फीट ऊंचा, इसके ऊपर एक विशाल गुम्बद बना है। वर्तमान में इसकी पूर्वी द्वार तथा अंदर की तरफ मेहराबें आदि बची हैं, जो इसकी भव्यता की गाथा कहती हैं। इसके सामने के शानदार फाटक को मुनीम खान ने सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया था तथा इसे नीले एवं पीले पत्थरों से सजाया गया था। अंदर तुर्की शैली का हमाम एवं मस्जिद भी है। इस दुर्ग से गोमती नदी एवं नगर का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। इब्राहिम बर्बर द्वारा बनवाई गई मस्जिद की बनावट में हिंदू एवं बौद्ध शिल्प कला की छाप है। मुगल पुल, अकबरी पुल और मुनीम खान पुल के नाम से मशहूर यहाँ पर एक पुल भी है, जिसका निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था, जिनका अस्तित्व आज भी बरकरार है। कभी कभी पर्यटकों के बीच जौनपुर शाही ब्रिज के नाम से भी यह ब्रिज जाना जाता है। भले ही 1934 के भूकंप ने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया है, पर इसका उपयोग आज भी यातायात के लिए किया जा रहा है। इस पुल के ऊपर अष्टभुजा आकार की गुम्बदनुमा छतरी बनाई गई है, जिसमें लोग खड़े होकर शहर की ट्रैफिक से बचते हुए शहर के सुंदर नज़ारों को देख सकते हैं। इसके अलावा जौनपुर में देखने लायक स्थान अटाला मस्जिद भी है। अटाला मस्जिद को तुर्की साम्राज्य के राजा इब्राहिम शाह ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। अटाला मस्जिद जौनपुर के निर्माण कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस मस्जिद की सबसे बड़ी खासियत है इसके अग्रभाग में उठा हुआ प्रार्थना कक्ष। मस्जिद के 3 तोरण द्वार हैं, जिसमें सुंदर सजावट की गई है। बीच का तोरण द्वार सबसे ऊंचा है, जिसकी लंबाई लगभग 23 मीटर है। शाही किले को केरार किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। गोमती नदी के तट पर शाही पुल के पास स्थित इस किले के निर्माण में उपयोग की गई अधिकतम वस्तु कन्नौज के राठौर राजाओं के ऐतिहासिक अवशेषों से ली गई है। जौनपुर शहर से 2 किलोमीटर दूर यह किला शहर के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। मध्यकाल के दौरान जौनपुर उत्तर प्रदेश में निर्मित किला अपने आप में विशेष था। इसके रमणीय स्वरूप की विश्व भर में सराहना हुई और आगे हुए निर्माण के लिए यह आदर्श स्वरूप बन गया। भले ही आज के दौर में यह जीर्ण शीर्ण है, पर एक समय बहुत ही नई, साफ सुथरी और सराहनीय उत्कृष्ट छवियों का प्रतीक था। यहाँ अनेक खूबसूरत इमारतें अपने अतीत की कहानी कहती हुई प्रतीत होती हैं। वर्तमान में यह शहर चमेली के तेल, तम्बाकू की पत्तियां, इमरती और स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। मुरुड जंजीरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुड में स्थित एक किला है। यह भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र किला है जो 350 सालों से जीता नहीं जा सका है। स्थानीय लोग इसे अविजय दुर्ग कहते हैं। 12वीं सदी में सिद्धि राजवंश द्वारा इसे बनाया गया था। प्रारंभ में मछुआरों द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। वह इसे समुद्री डाकुओं से रक्षा प्राप्त करने के लिए उपयोग करते थे। बाद में पीर खान ने अहमदनगर के निजाम शाही के तहत इस किले पर कब्जा कर लिया, जिसे मलिक अंबर ने फिर से बनाया। यह किला पंचपीर पंजातन शाह बाबा के संरक्षण में है। यहाँ उनका मकबरा भी है। यह किला समुद्र तल से 90 फीट ऊंचा तथा इसकी नींव 20 फुट गहरी है। यह किला सिद्दी जौहर द्वारा बनवाया गया था। इस किले का निर्माण 22 वर्षों में हुआ तथा यह 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 सुरक्षा चौकियाँ हैं, जिसमें 500 तोपों का रखने का जिक्र है। इनमें कलाल बांगड़ी, लड़ाका स्तंभ और चावरी आज भी देखने को मिलती है। ब्रिटिश, पुर्तगाली, शिवाजी, कान्हो, चिंपाजी तथा संभाजी द्वारा इस किले को जीतने का प्रयास किया गया, पर कोई भी सफल न हो सका। छत्रपति शिवाजी ने इस किले को 6 बार जीतने के लिए इस पर हमला किया था। जंजीरा किले का परकोटा बहुत ही मजबूत है, जिसमें कुल 3 दरवाजे हैं, जिसमें से 2 मुख्य दरवाजे और एक चोर दरवाजा है, जिसमें से एक पूर्व की ओर राजपुरी गांव की दिशा में तथा दूसरा इसके विपरीत समुद्र की ओर खुलता है। इसमें एक दत्तात्रेय का मंदिर भी है। इसके बीचों बीच पानी के 2 बड़े तालाब हैं। पहले लगभग 1000 परिवार यहाँ बसते थे। इस किले पर 20 सिद्धि शासकों ने राज किया। इसको 3 अप्रैल 1948 को भारत की सीमा में मिला लिया गया। तब इसके शासक सिद्दी मोहम्मद खान थे, जो इसके अंतिम शासक थे। नंबर 1, गढ़कुंडार का किला। गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक गांव में स्थित है और कहा जाता है ये किला बहुत ही रहस्यमय और डरावना है। ये किला चमत्कारों से भरा हुआ है, क्योंकि 12 किलोमीटर दूर से तो ये किला स्पष्ट रूप से दिखाई देता है,
लेकिन जैसे ही कोई इसके नजदीक जाता है तो ये किला उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। आज भारत में इस किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, स्थानीय लोग बताते हैं कि यह डरावना इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों की यहाँ मृत्यु हुई थी और आज भी लोग बताते हैं कि रात में कोई भी यहाँ नहीं जाता। इस किले का एक किस्सा आज भी प्रचलित है, जिसके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार इस किले में पूरी एक बारात गायब हो गई थी जो अब तक वापस नहीं लौटे। वो लोग कहते हैं जब एक रात इस गांव में बारात आई तो उस बारात के 70 लोग इस किले के निचले हिस्से में घूमने गए और वो बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और आज तक वापस नहीं लौटे। इतना डरावना होने के बाद भी यह पर्यटकों की भारी भीड़ से भरा रहता है और लोग यहाँ इसके रहस्य को जानने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये किला वाकई में ही बहुत अद्भुत और रहस्यमय है। नंबर 2, ताल बेहट का किला। ताल बेहट का किला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के ताल बेहट में स्थित है। इस किले का निर्माण भारत शाह द्वारा सन 1618 में कराया गया था। ताल बेहट का किला एक बड़ी झील के किनारे स्थित है। ताल बेहट शहर इस झील के जितना बड़ा है। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी तब वे महाराजा मर्दन सिंह के क्षेत्र में थी। इस किले की एक दीवार को नष्ट करने के बाद अंग्रेज झांसी चले गए। ये किला एक बहुत ही शांत जगह निर्मित है जिसके आसपास जंगल है। इस किले के अंदर एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है और इस किले के 2 प्रमुख द्वार हैं। दोस्तों, इस किले से जुड़ी एक कहानी आज भी ताल बेहट के लोगों को डरा देती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस किले में आज भी लोग जाने से डरते हैं और इसके पीछे का कारण है इस किले के द्वार पर बनी 7 लड़कियां जिनकी पूजा इस गांव की औरतों द्वारा की जाती है। जब साल 1850 के आसपास राजा मर्दन सिंह ललितपुर के बानपुर के राजा थे, वे ललितपुर भी आते जाते रहते थे। इसीलिए ललितपुर के ताल बेहट में उन्होंने एक महल भी बनवाया था। यहाँ उनके पिता प्रहलाद भी रहा करते थे। एक और जहाँ मर्दन सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता है, वहीं उनके पिता प्रहलाद ने बुंदेलखंड को अपनी हरकत से कलंकित किया था। कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया को इस इलाके की महिलाएं नेक मांगने के लिए राजा के दरवाजे पर जाया करती थी। इस त्योहार पर नेक मांगने की रस्म होती थी। इसी रस्म को पूरा करने के लिए ताल बेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में नेक मांगने पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की सुंदरता देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने इन 7 को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार किया। उनके इसी घिनौने कृत्य की वजह से इन 7 लड़कियों ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी और उसी दिन से इस महल में इन लड़कियों के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है और गांव का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जाता। नंबर 3, ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर ग्वालियर का प्रमुख स्मारक है। ये किला प्राचीन मध्य भारत की अद्भुत कारीगरी और शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना है। दोस्तों, ये किला गोपाचल नामक पर्वत पर स्थित है। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण बघेल शासकों ने किया था और इस किले पर बघेल राजाओं ने लगभग 1000 सालों तक राज किया। इस किले में कई ऐसी मूर्तियां स्थापित हैं जो कि बहुत ही पुरानी और मूल्यवान हैं। साथ ही इस किले की दीवारों को बहुत ही रहस्यमय ढंग से बनाया गया है और इन दीवारों पर बहुत ही प्रबल और कुशल कारीगरों द्वारा बहुत ही सादी हुई नक्काशी की गई है। दोस्तों, ये भारत के उन किलों में से है जिसे कोई भी जीत नहीं पाया था। कई खोजकर्ताओं और इतिहासकार बताते हैं कि इस किले में कई रहस्यमय सुरंगें और तहखाने भी हैं और ये कहा जाता है इन तहखानों में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। इस किले में बहुत सी सुरंगें हैं जो अब भी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इन सुरंगों का रास्ता कहाँ जाता है अब तक इसके बारे में कोई नहीं जानता। कहा जाता है इन सुरंगों का रहस्य तोमर वंश के राजाओं के पास था और ये अब भी उनके वंशजों के पास मौजूद है। प्राचीन लेखों और इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण बघेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था और इस किले से जुड़ी एक बात आज भी लोगों के मन में संशय पैदा करती है। वो बात है इस किले के निर्माण की अवधि। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक इस किले का निर्माण एक रात में जिन्नों द्वारा किया गया था, इसलिए आज भी लोग रात में इस किले में जाने से डरते हैं। कई लोग बताते हैं ये किला बहुत ही रहस्यमय है और जिन्न आज भी इसमें छिपे खजाने की रक्षा करते हैं, पर आज तक इस बात की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये किला एक रात में बनाया गया कि कई दिनों में, पर आज भी स्थानीय लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है। नंबर 4, रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन किला है।
इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने करवाया था। ये बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 और डेहरी आड़ सोंड से 43 किलोमीटर की दूरी पर सोना नदी के बहाव वाली दिशा में एक पहाड़ी पर निर्मित है। यह किला समुद्र तल से करीब 1500 मीटर ऊंचा है। इस किले का इस्तेमाल युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था। इसकी चारों दीवारों का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। कई लोगों द्वारा कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का पहला युद्ध इसी किले से लड़ा था। इस किले की दीवारें लगभग 2000 फीट ऊंची हैं और ये भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। इस किले की एक ऐसी कहानी प्रसिद्ध है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि कई स्थानीय लोगों और किंवदंतियों द्वारा कहा जाता है कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था और अजीब सी आवाजें भी आती थी, जिसके पीछे का कारण आज भी अज्ञात है। आज से करीब 200 साल पहले जब एक फ्रांसीसी इतिहासकार इस किले में घूमने आए थे, तब उन्होंने यहाँ की दीवारों से खून निकलता देखा था और इस बात का उल्लेख उन्होंने अपनी एक डायरी में किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि रोहतासगढ़ के किलों की दीवारों से खून निकलता है। और उनकी इस बात को वहां की जनता के कई लोग आज भी सत्य मानते हैं। वर्तमान समय में भी कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि इस महल से भूतिया आवाजें भी आती हैं, पर आज भी दीवारों से खून और आवाज क्यों आती है यह कोई नहीं जानता। कई लोग मानते हैं कि इस किले में राजा रोहितास की आत्मा घूमती है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और तरह तरह की आवाजें निकालती है। आज बहुत से भारतीय इतिहासकार और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर इस किले की दीवारों से खून क्यों आता है। इस किले की सच्चाई आज तक कोई नहीं जानता और इसीलिए ये किला आज भी लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। नंबर 5, शनिवारवाड़ा किला। शनिवारवाड़ा किला भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने किलों में से एक है, जो कि भारत के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण सन 1746 में मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले पेशवा ने करवाया था। ये किला 1828 तक मराठाओं के अधिकार में रहा और इसका सौंदर्य ही इसकी बेहतरीन कारीगरी को दर्शाता है। सन 1828 में इस किले में आग लग गई और इसका एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया और इस आग के लगने का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन ये बात यही नहीं रुकती, क्योंकि बहुत से स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले से हर अमावस की रात को एक दर्द भरी आवाज आती है और इस आवाज को आज भी यहाँ सुना जा सकता है। कई लोगों का कहना है कि इस किले में कोई आज भी बचाओ बचाओ की आवाज के साथ चीखता है और ये आवाज एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी इस किले में हत्या हो गई थी और हत्या के बाद उसके मृत शरीर को पास की एक नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद इस किले में राजनीतिक उथल पुथल का दौर चालू हो गया था और इसी राजनीतिक दांवपेच और सत्ता की लालच में महज 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। कई लोग बताते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा राघवबा को पुकारते हैं और कहते हैं काका माला बचावा, जिसका मतलब होता है चाचा मुझे बचाओ। कहा जाता है इसी महल में रहने वाले सुमेर सिंह और नारायण राव के संबंध अच्छे नहीं थे और सुमेर सिंह ने नारायण राव को अकेले में पाकर अपनी तलवार से उनकी हत्या कर दी। आज भी लोग इस किले में शाम होने के बाद जाने से डरते हैं। नंबर 6, चुनारगढ़ का किला। चुनारगढ़ की धरती पर कई सारे तपस्वियों ने तपस्या की है और यहाँ स्थित किला भारत के प्रमुख ऐतिहासिक विरासत और एक अनमोल धरोहर है। चुनारगढ़ किले का इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये किला लगभग 5000 साल पुराने इतिहास का साक्षी है। इस किले का निर्माण जिस पहाड़ी पर हुआ है वो पहाड़ी मानव चरण के आकार की प्रतीत होती है और इसी वजह से इस किले का दूसरा नाम चरणाद्रीगढ़ भी है। इस प्राचीन और ऐतिहासिक किले पर महाभारत काल के कई शासकों से लेकर उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राज किया और इन शासकों के बाद अकबर और शेर शाह सूरी जैसे मुगल बादशाहों ने शासन किया। इस किले के निर्माण का रहस्य आज भी उजागर नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों द्वारा और अन्य किंवदंतियों द्वारा कहा जाता है कि योगीराज भृतहरि ने इसी किले में समाधि ली थी और आज भी उनकी अलौकिक आत्मा इसी किले में घूमती रहती है।
चुनारगढ़ का किला भारत का सबसे तिलस्मी और रहस्यमय किला है और इस बात का प्रमाण इसकी अद्भुत बनावट में मिलता है। दोस्तों, ध्यान से देखने पर ही इस किले के तिलस्म को समझा जा सकता है, क्योंकि बलुआ पत्थर से निर्मित चुनारगढ़ के किले के हर पत्थर पर किसी न किसी तरह का संकेत है। इस किले ने प्राचीन समय से ही अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और आज के समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देवकीनंद खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता संतीत के कारण मिली है, क्योंकि इस उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ ही है। इस किले में बहुत सारी रहस्यमय आत्माओं का वास है और ये किला बहुत डरावना भी है। आज के समय में बहुत सारी मूवीज और टीवी सीरियल इस किले के ऊपर बनाए जाते हैं और इसीलिए ये किला भारत समेत पूरे विश्व भर में मशहूर है। भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में बहुत ही रोमांचित लगती हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसा ही कुछ वास्तव में आपके साथ घटित होने लगे तो क्या आप उसे रोमांचित कहेंगे या डर के मारे कांपने लगेंगे? किसी परलौकिक शक्ति या आत्मा का आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आपका सामना ऐसे ही किसी ताकत से हो जाए तो आपका रोमांच वहीं दम तोड़ देता है। वैसे तो कहने को बहुत सी जगह है जहां ये माना जाता है कि आत्माओं का वास है। कहने को बहुत सी जगह है जिसे भूतिया या हॉन्टेड माना जाता है, जहां प्रमाणित तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और वैसा ही एक स्थान है राजस्थान स्थित भानगढ़ किला। ये वे स्थान है जिसे पुरातत्व विभाग ने सामान्य नहीं माना है और इस किले को भूतहा किले में घोषित किया है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधव सिंह प्रथम के लिए करवाया था। हालांकि अब यह किला खंडर में तब्दील हो गया है। कभी यह किला 7 मंजिलों वाला हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ 4 मंजिलों का ही रह गया है। इस किले का इतिहास बहुत ही डरावना है। कहते हैं जहां भानगढ़ किले का निर्माण कराया गया है वह स्थान योगी बालूनाथ की तपस्थली थी। योगी ने इस वचन के साथ महाराजा माधव सिंह को भानगढ़ किले का निर्माण कराने की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उनके तपस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। जो ऐसा होता है तो ये शहर खंडहर में बदल जाएगा। राजा माधव सिंह ने तो अपने वचनों का मान रखा, किंतु उनके वंशजों ने इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तपस्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई, जिसके बाद योगी बालूनाथ का क्रोध भानगढ़ पर कहर बनकर बरसा और इसके बाद भानगढ़ एक श्रापित शहर में बदल गया। वहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कराया जा सकता। आश्चर्य की बात है कि आज भी योगी बालूनाथ की कब्र हमें वहाँ दिखाई देती है। भानगढ़ के उजाड़ होने के संबंध में मुख्यतः 2 कहानियाँ प्रचलित हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली बहुत ही रूपवती थी। उनके रूप के चर्चे पूरे भानगढ़ में थे और कई राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक रहता था। वह काले जादू में पारंगत था। राजकुमारी रत्नावली को देखकर वह उस पर मोहित हो गया और किसी भी सूरत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावली की दासी बाजार में उनके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रत्नावली के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावली उसकी ओर खींची चली आएंगी, लेकिन राजकुमारी रत्नावली तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव से वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी तो उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के निवासियों की शीघ्र मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा भानगढ़ में भटकती रहेंगी। वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया और इस घटना के कुछ दिन बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। युद्ध उपरांत पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। वहाँ के रहवासी मर गए। राजकुमारी रत्नावली भी बच न सकी। उसके बाद भानगढ़ कभी भी बच न सका। माना जाता है कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों की आत्माएं सूरज ढलने के बाद उसी भानगढ़ के किले में भटकती रहती हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिली
इस किले के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा है। उस दरवाजे के पास घना अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने की आवाज़ों को सुना गया है। इसके अतिरिक्त इस किले के कमरों से घुंघरुओं के बजने, महिलाओं के रोने और चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें आती हैं। वहीं कभी कभी शाम के समय किसी के चीखने की भयानक आवाज़ इस किले में गूंज जाती है। इस किले में अकेले होने पर तलवारों की टकराने और लोगों के चीखों की आवाज़ों को महसूस किया जा सकता है। इस किले में सिर्फ यहाँ के मंदिर ही सुरक्षित बचे हैं। लोग दिन के समय यहाँ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है सभी लोग किले के बाहर निकल जाते हैं। भारत सरकार ने इस जगह के बारे में सच्चाई को पता करने की कोशिश की और सरकार के सामने जो रहस्य आया वह उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत सरकार ने इस जगह के रहस्य को पता करने के लिए अर्धसैनिक बल के एक टुकड़ी को रात के समय बानगढ़ भेजा। सेना की इस टुकड़ी ने सरकार के सामने जो बातें रखी उसे सुनकर सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़े जो आज भी सबके लिए लागू है। निर्णय के अनुसार सूरज ढलने के बाद किसी को भी इस किले में जाने की अनुमति नहीं है। वैसे तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस खंडर को संरक्षित कर रखा है, लेकिन किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना दफ्तर बानगढ़ किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बनवाया है। इसके अतिरिक्त इस किले के चारों तरफ पुरातत्व विभाग की टीम मौजूद रहती है। पुरातत्व विभाग ने सख्त नोटिस दे रखी है कि रात के वक्त कोई भी इस किले में न रुके। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि रात के समय इस किले में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। बानगढ़ कैसे पहुँचे? यह किला दिल्ली से 235 किलोमीटर दूर है और इसका मार्ग 2 किलोमीटर के उबड़ खाबड़ रास्ते के बाद आता है। यह किला जयपुर दिल्ली मार्ग में स्थित है। यदि हवाई मार्ग की बात की जाए तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट है, जहां से बानगढ़ की दूरी 56 किलोमीटर है। यदि ट्रेन से यात्रा करनी हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बानगढ़ से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रेलवे स्टेशन से बानगढ़ सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है और वहां पहुंचने के लिए टैक्सियां या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों का उपयोग किया जा सकता है। गोलकुंडा और गोलाकोंडा के नाम से जाने जाने वाला यह किला भारत के दक्षिण में बना एक किला और गढ़ है। गोलकुंडा कुतुब शाही साम्राज्य 1518 से 1687 के मध्यकालीन सल्तनत की राजधानी थी। यह किला हैदराबाद के दक्षिण से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में बना यह किला काफी प्रसिद्ध है। वहाँ का साम्राज्य इसलिए भी प्रसिद्ध था क्योंकि उन्होंने कई बेशकीमती चीजें देश को दी थी, जैसे कि कोहिनूर हीरा। गोलकुंडा किले का निर्माण मराठा साम्राज्य के समय में हुआ था। इस शहर और किले का निर्माण ग्रेनाइट हिल से 120 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और विशाल 4 दीवारी से घिरा हुआ है। काकतीय के प्रताप रुद्र ने उसकी मरम्मत करवाई थी, लेकिन बाद में किले पर हमला करके मुसर्री नायक ने इसको हासिल कर लिया। उन्होंने तुगलकी सेना को वारंगल में हराया था। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मद नगर कहलाने लगा। 1512 में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी रहा। फिर 1687 में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। यह ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना है जिसमें कुल 8 प्रवेश द्वार हैं और यह पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार से घिरा हुआ है। यहाँ के महलों और मस्जिदों के खंडर आज भी अपनी गौरव गाथा को बयां करते हुए महसूस होते हैं। मूसी नदी दुर्ग के दक्षिण में बहती है। दुर्ग से लगभग आधा मील उत्तर कुतुब शाही राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे जो टूटी फूटी अवस्था में आज भी विद्यमान है। गोलकुंडा को 17वीं शताब्दी तक हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। इसने दुनिया को कुछ सर्वोत्तम हीरे दिए जिसमें कोहिनूर भी शामिल है। तकरीबन 62 सालों तक कुतुब शाही सुल्तानों ने इस किले पर राज किया, लेकिन फिर 1590 में कुतुब शाही सुल्तानों ने अपनी राजधानी को हैदराबाद में स्थानांतरित कर लिया था। इस किले के अपने अद्भुत संरचना के कारण आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर के स्मारकों की सूची में भी इसे शामिल किया गया है। गोलकुंडा का किला अलग अलग 4 किलों का मिश्रण है जिसमें कुल 8 दरवाजे हैं और पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार से चारों ओर से घिरा है। इस किले में 8 प्रवेश द्वार हैं। किले के प्रवेश द्वार के सामने ही बड़ी दीवार बनी हुई है। यह दीवार राज्य को सैनिकों और हाथियों के आक्रमण से बचाती है। इसके साथ ही इस किले में मंदिर, मस्जिद, पत्रिका अस्तबल और कई हॉल भी हैं। इस किले के निचले भाग में एक दरवाजा भी है जिसे विजय दरवाजा भी कहा जाता है। इस विजय दरवाजे में ध्वनि अलार्म का भी अनुभव होता है। यह ध्वनि अलार्म पूरे विश्व में प्राचीन भारत के विज्ञान की अनूठी मिसाल है।
इस ध्वनि अलार्म की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। आपातकालीन परिस्थितियों को बताने के लिए इस ध्वनि अलार्म का उपयोग किया जाता था। इस दरवाजे के दक्षिणी पूर्वी भाग में लोहे की अनमोल किले जड़ी हुई हैं। पूरा गोलकुंडा कॉम्प्लेक्स 11 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पूरे गोलकुंडा में आप प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक अनोखा समन्वय देख सकते हैं। यहाँ बहुत से प्राचीन रंगमंच, प्रवेश द्वार और टूटी फूटी अवस्था में विद्यमान बहुत से स्मारक हैं। गोलकुंडा अलग अलग 4 किलों में बटा हुआ है। गोलकुंडा में आपको आज भी 400 साल पुराने बाग बगीचे देखने को मिल जाएंगे। बाला हिसार गेट गोलकुंडा का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो कि पूर्वी दिशा में बना हुआ है। दरवाजे के किनारों पर आपको बारीक कलाकारी देखने को मिल जाएगी और साथ ही दरवाजे पर एक विशेष प्रकार का ताला और गोला फलक लगा हुआ है। इस दरवाजे पे आपको हिंदू और मुस्लिम कलाकृति का समावेश देखने को मिलेगा। गोलकुंडा अपने चमत्कारिक वाटर सिस्टम रहबान के लिए भी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन आज इनकी अवस्था एकदम जर्जर हो चुकी है। किले में कुतुब शाही राजाओं की कब्र भी है। यह कब्र इस्लामिक परंपरा और कलाकृतियों के आधार पर बनाई हुई है और गोलकुंडा की बाहरी दीवार से 1 किलोमीटर दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। किले के बाहर की तरफ सुंदर बाग बगीचे बने हुए हैं। कहा जाता है कि चार मीनार जाने के लिए यहाँ से एक गुप्त रास्ता भी है। गोलकुंडा की बाहर की तरफ बने 2 रंगमंच आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। यह रंगमंच चट्टानों पर बने हुए हैं। किले में काला मंदिर भी बना हुआ है, जिसे आप राजा के रंगमंच से देख सकते हैं, जो कि गोलकुंडा की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ पर और भी बहुत से दर्शनीय इमारतें हैं। इस चमत्कारी किले में एक अद्भुत वाटर सप्लाई सिस्टम है, लेकिन शौक पूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि अब किले की सुंदरता कम होती जा रही है। किले के विशाल प्रवेश द्वार को लोहे की किलों से सजाया गया है। यह नुकीले किले गोलकुंडा को हाथियों के आक्रमण से बचाती हैं। गोलकुंडा किले को 11 किलोमीटर लंबी विशाल दीवार से सुरक्षित किया। इन दीवारों का निर्माण किले की सुरक्षा को देखते हुए बनाया गया था। नया किला गोलकुंडा किले का एक विस्तृत रूप है। इस किले का निर्माण तब किया गया था जब वहां लोग रहने आने लगे थे और वहां हाथियों का आकार का एक वृक्ष भी है, जिसे स्थानीय भाषा में हटिया का झाड़ कहते हैं। नया किला में युद्ध मस्जिद का भी समावेश है। स्थानीय सरकार ने बाद में इस जगह को गोल्फ क्लब में परिवर्तित करने की योजना बनाई थी। कुतुब शाही सुल्तान की कब्र गोलकुंडा किले के बाहरी दीवार के उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर दूरी पर बनी हुई है। यह कब्र सुंदर और मनमोहक पत्थरों से बनाई गई है और कब्र के आजू बाजू सुंदर हरा भरा बाग भी बनाया गया है। वर्षों से लोग इस कब्र को देखने आते हैं। इसके अलावा गोलकुंडा के किले के बारे में और भी बहुत सी रोचक बातें हैं। गोलकुंडा में एक 425 साल पुराना पेड़ आज भी है, एक अफ्रीकन बाओबाग वृक्ष, जिसे स्थानीय लोग हथिया का झाड़ भी कहते हैं। यह पेड़ नया किला परिसर में आता है। यह झाड़ 425 साल पुराना है। कहा जाता है कि एक अरबियन व्यापारी ने इसे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उपहार स्वरूप में दिया था। असल में यह किला ईंटों का किला था, जिसका बाद में विस्तार किया गया। गोलकुंडा किले का निर्माण असल में देखा जाए तो 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों ने किया था। पहले यह केवल ईंटों का किला था और बाद में इसका विस्तार किया गया था। विश्व प्रसिद्ध हीरे इसी किले में मौजूद है। दरियाए नूर, नूर उल एन हीरा, कोहिनूर हीरा, आशा का हीरा और रेजेंड डायमंड भारत के बाहर जाने से पहले गोलकुंडा के सुल्तान के पास ही थे। इस किले से जुड़ा एक किस्सा और भी है कि इस किले की हिफाजत एक पागल आदमी किया करता था। प्राचीन समय की बात है। एक पागल आदमी मज्जूब था जो फतेह दरवाजे के पीछे रहता था और उसकी सुरक्षा करता था। जब औरंगजेब किले के अंदर आने की तैयारी कर रहा था, तब इस पागल आदमी के वहां होते हुए वह कभी भी आक्रमण नहीं कर सकते थे। केवल मुगल आर्मी के एक अधिकारी ने ही उसे उस जगह को छोड़ के जाने के लिए कहा था, ताकि औरंगजेब किले पर आक्रमण कर सके। ताली मारो मीनार किले के प्रवेश द्वार पर बजाई गई ताली को आप आसानी से बाला हिसार रंगमंच पर सुन सकते हैं, जो कि इस किले की सबसे ऊंचाई पर स्थित इमारत है। यह 2 चीजों को दर्शाता था, या तो कोई घुसपैठिया अंदर आ गया है या कोई आपातकालीन परिस्थिति खड़ी हुई है। इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता था ताकि आने वाले मेहमानों की खबर शाही परिवार को लग जाए। इस किले में साउंड एंड लाइट शो एक मुख्य आकर्षण का बिंदु है। इस शो के जरिए इस किले के इतिहास की कहानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक रहस्यमय सुरंग है जो दरबार हॉल से शुरू होती है और किले के सबसे निचले भाग से होकर बाहर की तरफ ले जाती है। असल में इस सुरंग को आपातकालीन समय में शाही परिवार के लोग बाहर जाने के लिए उपयोग करते थे, लेकिन इस सुरंग को वर्तमान में कभी देखा नहीं गया। किले के सबसे ऊपरी भाग पर श्री जगदम्बा महाकाली का मंदिर भी बनाया गया था। राजा इब्राहिम कुली कुतुब शाह हिंदुओं में मलकाभी राम के नाम से भी प्रसिद्ध थे। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।